नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कबीर दास की ये पंक्ति शायद ही कोई ना जानता हो। जहां पर देश और दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है और वहां पर दूसरे ग्रह पर अपने जीवन यापन की तलाश कर रही है, वहीं देश के नेता अभी जातियों पर अटके हुए हैं। जी हां, आपको बता दें जिस तरीके से बिहार में लालू प्रसाद यादव और मांझी एक दूसरे पर जातिगत हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे माना जा रहा है कि बिहार में एक बार फिर से विधानसभा चुनाव से पहले जातीय जनगणना का बवाल फिर से मचने वाला है। वहीं अगर देखा जाए तो बिहार में जिस तरीके से 2 बच्चों को लेकर बंगाल में उनको पिटाई की जाती है और उनके बारे में जिस तरीके से पूरा आतंक मचता हुआ दिखाई देता है, उससे कहा जा रहा है कि बिहार में भी उसकी लौ भड़कती हुई नजर आ रही है। इसके क्या नतीजे होंगे, आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अपने न्यूज रूम में मौजूद हैं तमाम साथी हमारे साथ हैं। हमारे साथ अमन जी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि अमन जी, जिस तरीके से 1990 में लालू का राज हुआ करता था और उसके बाद आपने देखा कि 1957 के बाद और 2004 तक जिस तरीके से पलायन होता हुआ नजर आया, फिर से वही पलायन देखने को मिल रहा है। बिहार के जो अलग अलग राज्यों में लोग जाते हैं काम करने और उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। क्या ये बिहार की खामी है, वहाँ के नेताओं की खामी है? जिस तरीके से 15 साल लालू प्रसाद यादव ने राज किया, फिर नीतीश ने 18 सालों तक राज किया, लेकिन बिहार की जो स्थिति है जस की तस बनी है। आखिर इसके मतलब ऐसे होने के पीछे मायने क्या हैं? देखिए, जाहिर बात है कि अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि वहाँ के बहुत सारे लोग जो हैं वो तमाम राज्यों में जाकर अपना जीवन है वो चलाने का प्रयास करते हैं, काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन जिस तरह से उनके साथ में वहाँ पर बर्ताव किया जाता है ये भी कोई मेरे ख्याल में अनदेखा करने वाला विषय नहीं है, क्योंकि लगातार यही बात कही जाती रही। राज ठाकरे का अगर आप स्टेटमेंट सुनें तो वो यही बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश ने देश को पीएम दिए, लेकिन फिर भी वहाँ बदहाली अभी भी अपने चरम पर है। बिहार की बात करते हैं कि बिहार में लगातार ये कहा जाता है कि तमाम संसाधन हैं, तमाम जो ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए एक राज्य के लिए वो सब कुछ है, लेकिन आखिर क्यों वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। और जब इस तरह की खबरें आती है किसी राज्य में किसी छात्र को पीट दिया गया, किसी मजदूर को पीट दिया गया, तो अपने आप में पीड़ादायक ज़रूर होता है। क्योंकि देखिए, कोई भी लोग जब बाहर जाते हैं तो अपनी मेहनत मजदूरी के ज़रिए अपनी जो जीवन है वो चलाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जिस तरह से बंगाल में देखने को मिला जहाँ पर छात्रों को जिस बेरहमी के साथ में कह सकते हैं उनके साथ जो बर्ताव किया गया, वो ये बताता है कि अभी भी शायद बिहार को एक तरीके से जो बड़े राज्य हैं वो कोई भी राज्य उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। और बारंबार यही स्थिति निकल कर सामने आती है कि छात्रों को हो या फिर कोई कह सकते हैं कि मजदूर वर्ग के लोग हों, उनके साथ में बर्बरता देखने को मिलती है। अनगिनत राज्यों में, आप सिर्फ बिहार बंगाल की बात मत करिए, आप दिल्ली में देखिए, आप महाराष्ट्र में देखिए, आप गुजरात में देखिए, तमाम राज्य जहाँ पर उनको एक तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अमन जी अगर देखा जाए तो जिस तरीके से मांझी और लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से जाति के नाम पर भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, गरेड़िया मुसहर इस तरीके की बातें निकल कर आ रही है, क्या वो बिहार की राजनीति में एक बार फिर से वही भड़काऊ दौर स्टार्ट हो? हाँ, देखिए बिल्कुल माही, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है अपने आप में, क्योंकि देखिए आने वाले 6-8 महीने का चुनाव होने वाला है। उससे पहले जिस तरह जाति काट खेलने का प्रयास किया जा रहा है, मेरे ख्याल में कहीं से भी मेरे ख्याल में अब इसको पीछे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बिहार राज्य जिसके बहुत सारे लोग बाहर काम की तलाश में जाते हैं। प्रशांत किशोर ने यही बात कही थी कि भाई नीतीश कुमार को अपने राज्य को बेहतर करना चाहिए। 18 साल से वो प्रदेश के सीएम हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रदेश में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता जिसकी बिना पर यह कहा जाए कि डेवलपमेंट जो बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए हो रहा हो। वहीं लालू यादव जो लगातार 15 साल सत्ता में रहे तब भी यही हालत ये थी। तो ये जो लोग बैठते हैं सत्ता में, इनको अब ये होना चाहिए कि अपने राज्यों को बेहतर करें, जो बीमारू राज्य का तमगा मिला हुआ उसको ख़त्म करें, क्योंकि देखिए बिहार के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। IAS IPS से लेकर तमाम बड़े एग्जाम जो है वहाँ के छात्र क्रैक करते हुए नजर आते हैं, लेकिन अगर वहाँ पर संसाधन बेहतर नहीं होंगे, साधन बेहतर नहीं होंगे, तो ये जो छात्र है इनकी जो आगे बढ़ने की ललक है ये शायद आगे न बढ़ पाए। जाति धर्म में इस तरह की बात करके मेरे ख्याल से बिहार का कोई बहुत ज़्यादा विकास हो नहीं पाएगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बिहार का विकास इन्हीं सब मुद्दों की वजह से रुकता हुआ नजर आता है। अगला सवाल नाजमीन से लेना चाहेंगे। नाजमीन से जानेंगे कि नाजमीन, जहां पर बौद्धिज्म से लेकर नालंदा यूनिवर्सिटी तक इतने बड़े बड़े संस्थान वहां पर रहे, इतने बड़े बड़े लोगों ने अवतार वहां पर एक कह लीजिए लिया, और उसके बाद बिहार की ये दशा दुर्दशा देखने को मिलती है। आखिरकार इसके पीछे क्या राजनीतिक कारण हो सकता है, या फिर वहाँ की जनता में जिस तरीके से उतनी जागरूकता नहीं है कि वो अपने राज्य को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख
सकते, फिर भी वो तमाम ऐसे छोटे छोटे मुद्दों को लेकर अटके रहते हैं, जिसमें किडनैपिंग का मुद्दा ले लीजिए, शराब का मुद्दा ले लीजिए, या फिर बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं बिहार की जनता आज भी फंसी हुई है। क्या लगता है? देखिए, अगर हम बात करें तो एक राजनीतिक एजेंडे ही नज़र आते हैं, क्योंकि अगर हम आम जनता की बात करें तो आम जनता ने किस तरीके से अपने अनुभव को एक तरीके से निखारा है, किस तरीके से पढ़ लिख कर आगे बढ़ते हुए नज़र आते हैं। सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे कि सरकारी नौकरियों में कहीं ना कहीं बिहार से ही कई युवा युवती ही नज़र आते हैं जो अपना एक तरीके से मेहनत के साथ, लगन के साथ उस मुकाम तक पहुंचते हैं। और ऐसी एक घटना हम देखते हैं जब पश्चिम बंगाल में एग्ज़ाम देने 2 युवक जाते हैं, किस तरीके से उनके साथ मारपीट की जाती है। तो ये तस्वीरें हैं कि बिहार से निकलकर हम दूसरे राज्यों में पहुंचने की कोशिश करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने भविष्यों के लिए। और अगर बिहार में ये स्थिति सुधरी हुई होती, या बिहार में रोज़गार के अवसर इतने होते, या शिक्षा का स्तर इतना अच्छा होता, तो आज दूसरे राज्यों में पहुंचने की कोशिश ना की जाती। आप देखिए, राजनीति का स्तर बिहार में कहाँ तक सीमित रह गया है। एक तरफ कभी पासवान समाज अपने आरक्षण के मुद्दे को लेकर अपनी ही सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं, नीतीश कुमार पर हमलावर साबित होते हुए नजर आते हैं। चिराग पासवान आश्वासन देते हैं कि नीतीश कुमार से मुलाकात हुई है, तमाम हल निकाले जाएंगे, लेकिन हल नहीं निकलते हैं। अब आप देख लीजिए, आरक्षण का मुद्दा सामने आता है, आरक्षण के मुद्दे पर भी चिराग पासवान अलग, नीतीश कुमार अलग नजर आते हैं, तेजस्वी यादव अलग नजर आते हैं। अब एक और मुद्दा छिड़ जाता है जहां जाति को लेकर एक बड़ा घमासान शुरू हो जाता है, जहां जीतन राम मांझी की जाति से लेकर लालू प्रसाद यादव की जाति पर हमला साधा जाता है। तो बिहार में जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों से भटककर ये राजनीतिक दल जाति, आरक्षण, इन तमाम मुद्दों के इर्द गिर्द ही घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके आधार पर देखा जाए तो बिहार की जनता अब कहीं ना कहीं त्रस्त नजर आती है। यही मुद्दा है कि आज प्रशांत किशोर जन सुराज अभियान को एक पार्टी में तब्दील करते हुए नजर आएंगे 2 अक्टूबर को। साथ ही साथ तेजस्वी यादव पर हमलावर साबित होते हुए नजर आते हैं, ये तक कह देते हैं कि पढ़ाई लिखाई कितनी की है। इसके साथ नीतीश कुमार पर हमला साधते हैं, ये दावा करते हैं कि जो शराबबंदी की गई थी उससे हम जनता को मुक्त कर देंगे, एक बार फिर से इस शराबबंदी को हटाया जाएगा। यानी कि उन मुद्दों पर प्रशांत किशोर मुखरता से बोल रहे हैं जिन पर उन्हें लगता है कि तेजस्वी और नीतीश कुमार के शासनकाल में कहीं ना कहीं आम जनता परेशान ही हुई है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं आम जनता परेशान हुई है, और जिसकी वजह से चिराग पासवान मुखर होकर हमेशा बोलते हुए नजर आते हैं, चाहे जातीय जनगणना का मुद्दा हो, विशेष राज्य का मुद्दा हो, या फिर आरक्षण का मुद्दा हो, लगातार वो भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक मजबूरियों की वजह से चिराग पासवान भी चुप्पी साध लेते हैं। ऐसे में ये तमाम जो कवायद उठते हुए नजर आ रही है, चाहे बिहार बंगाल का मुद्दा जिस तरीके से निकलता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अगर देखा जाए तो जीतन राम मांझी और लालू प्रसाद यादव का जो मुद्दा है जातीय जनगणना का, कहीं ना कहीं वो एक बार फिर से तूल पकड़ सकता है। वहीं अगर देखा जाए, थोड़ा इतिहास में जाकर देखा जाए तो 2004 में जब कांग्रेस की सरकार थी, वहीं 1997 में जब एनडीए की सरकार आई, तब भी कहीं ना कहीं इस बात को दबा दिया गया, जातीय जनगणना नहीं कराई गई। उसके बाद फिर से इस तरीके के मुद्दे उठाना, और कांग्रेस ही वही मुद्दा उठाते हुए नजर आ रही है। इसके पीछे क्या स्ट्रेटजी होगी, इन मुद्दों पर हम सिराज से एक सवाल लेंगे। सिराज से जानेंगे कि आखिरकार बिहार में इस तरीके के मुद्दे उठना, क्या ये राजनीतिकरण हो सकती है, या फिर बिहार की जनता की एक नीड है जिसको कहीं ना कहीं पार्टियों को फुलफिल करना चाहिए? क्या लगता है सिराज? हाँ जी बिल्कुल, ये जातिगत जनगणना एक अहम मुद्दा है और जाहिर सी बात है लोकसभा चुनाव के दौरान भी इस पर तमाम तरह की राजनीति जो है वो देखने को मिली थी। हालांकि बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना कराया और जिस तरीके से जो सर्वे आई, ये जाहिर सी बात है कि इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो इसकी मांग लगातार उठा रही थी जेडीयू पार्टी भी और विपक्ष की पार्टियाँ भी, और बीजेपी पर इसका अच्छा खासा दबाव है। लेकिन अब देखा जाए तो पूरे देश में जातिगत जनगणना की मांग उठ रही है और राहुल गांधी तमाम सभाओं में लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। और जाहिर सी बात है, देखिए जो विपक्ष इस पर अपनी बात, आज यहाँ पर अगर देखा जाए 2004 में मनमोहन की सरकार थी, मंडल कमीशन जब आया था, कांग्रेस की सरकार में आया था, तब भी वहां पर यह बोला गया था कि जातीय जनगणना करानी चाहिए और जो निचले तबके के लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व उन्हीं के जाति के लोगों के द्वारा करना चाहिए। फिर कांग्रेस तब तो चुप रहती है, लेकिन अब जब बीजेपी घेरते हुए नजर आ रही है तो कांग्रेस जातीय जनगणना पर इतना जोर क्यों दे रही है? जी देखिए, जाहिर सी बात है कि अब की परिस्थितियों में और तब की परिस्थितियों में और अब की परिस्थितियों
रणनीतियों में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। और जाहिर सी बात है कि देखिए, विपक्ष में होने के नाते केंद्र सरकार पर या किसी भी सरकार पर आपको कुछ ना कुछ बहाना करके ज़रूर कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा बनाना पड़ता है, ताकि आप दोबारा लोगों के बीच जा सकें और लोगों के बीच अपनी बातों को पहुंचा सकें। और जाहिर सी बात है, जातिगत जनगणना बखूबी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि इसके कहीं ना कहीं इसके सहारे राजनीति जरूर की जा सकती है। और राहुल गांधी इस बात को बखूबी समझते हैं कि जातिगत जनगणना की बदौलत जो अल्पसंख्यक समाज है, ओबीसी है या फिर दलित है, महादलित है, तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं एक नए उम्मीद की तरफ जो है देखते हैं राहुल गांधी या फिर जो भी पार्टियां जातिगत जनगणना की मांग कर रही हैं। और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं इस बात का आभास हो गया है कि इसकी बदौलत कहीं ना कहीं राजनीति साधी जा सकती है। तो इसको लेकर के मुद्दा खूब बनाया जा रहा है। लेकिन सिराज, इससे नहीं लगता कि आपको कुछ नेगेटिविटी आ सकती है समाज में, जिस तरीके से ये तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं और ये लगातार जातीय जनगणना का मुद्दा आ रहा है, वहाँ पर समाज में भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि अब जो समाज है वो एक तबके की तरफ जा रहा है, सब लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे में जाति के नाम पर बांट देना और लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो जाएगा? जी देखिए, इसमें बांटने की कोई बात ही नहीं है। जाहिर सी बात है, विपक्ष जिस तरीके से तमाम तरह की बातें कह रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक नई पहल की तरफ ज़रूर विपक्ष देख रहा है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और जाहिर सी बात है कि अगर कुछ चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट की जाएंगी तो उसके कुछ परिणाम भी गलत हो सकते हैं। और इसको हैंडल करना सरकार का काम है, और सरकार और जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो इसको किस तरीके से मैनेज करते हैं, ये कहीं ना कहीं देखना काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है। जो बंगाल की घटना हुई है, आपको क्या लगता है कि इसको फिर जाति से जोड़ा जाएगा, या फिर जो घटना हुई है उसके ऊपर, नीतीश के ऊपर कोई कार्रवाई हो सकती है, या विधानसभा चुनाव में उसका कोई असर देखने को मिल सकता है? जी देखिए, जाहिर सी बात है, बिहार चुनाव में इसका असर जरूर देखने को मिल सकता है। रही बात नीतीश पर कार्रवाई की, तो नीतीश कुमार के घर पुलिस तो नहीं जाएगी कि भाई आपने क्यों मारा, उन्होंने तो मारा नहीं है। लेकिन जरूर सत्ता में बैठे लोगों से सवाल रहेगा कि आखिर क्यों इतने सालों बाद भी नीतीश कुमार दशकों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन बिहार के लोग आज भी दैनिक दिहाड़ी के लिए जो है दूसरे राज्यों पर निर्भर है और अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं काम करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं कई बार ऐसे मौके आए हैं जब बिहार के लोगों का अपमान जो है देखने को मिला है। तो ये सवाल जो है नीतीश कुमार के ऊपर ज़रूर उठेगा और इसका असर मुझे लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ज़रूर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के ऊपर इसकी गाज जरूर गिरने वाली है, क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है। ऐसे में इन तमाम मुद्दों का उठना, कहीं ना कहीं जातीय जनगणना का मुद्दा उठना या फिर बंगाल में जिस तरीके की घटना हुई इसका मुद्दा उठना, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अब इसका फ़ायदा कौन सी पार्टी उठाती हुई नजर आएगी, ये देखना कहीं ना कहीं बेहद अहम होगा। फिलहाल इन सब मुद्दों को लेकर आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर।